तो कल मैंने जो पढ़ाया था आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था जो आपने नोट किया होगा। क्लियर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको और किस तरह से क्लासीफाई किया जाए। क्लियर। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए, अगर किंगडम प्रोटिस्टा को आप क्लासीफाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या चीज़ निकल के आएगी। तो इसको पहले यहाँ पे 3 अलग अलग फाइलम के अंदर इसको डिवाइड किया गया। तो इसके जो फाइलम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको तीनों फाइलम्स के बारे में देखना होगा। तो पहला जो इसका फाइलम है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। अब देखिए, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इनको और क्या कहा जाता है। सही है। तो फोटोसिंथेटिक जितने भी प्रोटिस्ट होंगे इसमें उनको रखा जाएगा जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, उसमें इसको रख दिया जाएगा। क्लियर। अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं इनको हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आएगा दूसरा क्या होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसको हमने एक अलग नाम दिया और उसका नाम, अगर जैसे एनिमल को हम लोग जू बोलते हैं, सही है, तो इसको रखा गया प्रोटोजोआन, यानी प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआन भी इसको कह सकते हैं। देखो जो शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे वो क्या है, एनिमल है। अब तीसरा जो हमारे पास बचा वो है फंगी लाइक प्रोटिस्ट, यानी कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें फंगस जैसी नेचर पाई जाती है, यानी फंगस का मतलब आप समझते होंगे कवक, तो कवक जैसे गुण इनमें पाए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है, दूसरा नाम इनका रखा गया स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर। तो ये इनके 3 अलग अलग फाइलम हो गए जिसमें हमने इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं जिन्हें प्लांट लाइक कहा जाता है, दूसरा एनिमल लाइक और तीसरा फंगी लाइक। क्लियर। अब इसके अलावा ये देखेंगे कि प्लांट लाइक जो होते हैं इनमें कितने अलग अलग ग्रुप और आ जाते हैं, या इनमें सब फाइला जिसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब फाइला। अब देखिए, इनमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो कौन सा है, जिसको हम लोग कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर। डायनोफ्लैजिलेट्स का दूसरा नाम है पायरोफाइट्स। क्लियर। तो पहला जो ग्रुप होगा उसको हम लोग कहेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, या इसका जो सेकेंड नाम है उसको हम लोग कहते हैं पायरोफाइट। क्लियर। अब दूसरे नंबर पर डायनोफ्लैजिलेट्स के अलावा और कौन सा ग्रुप आता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, उसको हम लोग कहते हैं क्राइसोफाइट्स। सेकेंड इज क्राइसो मतलब CH, क्राइसोफाइट। तो इन्हें क्राइसोफाइट्स कहा जाता है। अब क्राइसोफाइट्स में इसका सेकेंड नाम हम लोग क्या इसको ले सकते हैं, तो क्राइसोफाइट्स को यहाँ पे फिर दोबारा से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद थर्ड हमें देखेंगे, थर्ड फोटोसिंथेटिक कैटेगरी कौन सी होती है, तो उसमें हम लोग रखते हैं यूग्लिनोफाइट, या इनको दूसरा नाम दिया गया है यूग्लिनोइड्स। क्लियर। तो अब क्राइसोफाइट्स हुआ या डायनोफ्लैजिलेट्स हुए या यूग्लिनोइड्स हुए, तो ये तीनों जो कैटेगरी यहाँ पे जो सब फाइला हमने डिवाइड किया हुआ है, ये क्या होता है, ये तीनों फोटोसिंथेटिक में आ जाते हैं। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी कोई कैटेगरी है या नहीं है, या क्राइसोफाइट्स जो हैं उनकी कोई कैटेगरी है या नहीं है। तो यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स हैं उनको फिर हमने 2 अलग अलग कह सकते हो कैटेगरी में यहाँ इसको डिवाइड किया हुआ है।
तो क्राइसोफाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ज़ेंथोफाइटा। जो ज़ेंथोफाइटा होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ज़ेंथोफिल का जो कलर होता है वो येलो होता है और इसमें कुछ ग्रीन कॉम्बिनेशन भी होता है, इसलिए इनको कहा जाता है येलो ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो आप ध्यान रखें ना कि ज़ेंथोफाइटा जो कैटेगरी होती है उसमें येलो ग्रीन एल्गी आते हैं, समझे। अब दूसरा हमने यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, तो दूसरी कैटेगरी है हमारी यहाँ पे बेसिलैरियोफाइटा। बेसिलैरियोफाइटा, तो जो बेसिलैरियोफाइटा होता है, अब हम इसमें देखेंगे इसमें किस कैटेगरी के एनिमल्स को रखा गया है। तो इसके अंदर जो आते हैं वो डाईएटम्स आते हैं जी। तो इसमें हम किसको रखेंगे, डाईएटम्स। समझ में आ रहा है? अब ये जो फोटोसिंथेटिक है इनका कंप्लीट हो गया, डिवीजन किस तरह से करना है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ को किन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए कुछ प्रोटोजोआ की भी कैटेगरी यहाँ पे बना देते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है प्रोटोजोआ की, इसमें पहली जो कैटेगरी आती है वो आता है सार्कोडेना, जिसको हम लोग अमीबॉइड भी कह सकते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है, सार्कोडेना। इसको दूसरे नाम से आप जान सकते हैं अमीबॉइड, क्योंकि अमीबा इसी के अंदर आता है, सार्कोडेना के अंदर, समझे। सार्कोडेना के बाद फिर दूसरा जो कैटेगरी आती है वो फ्लैजिलेटेड आती है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में इसको हम और क्या कह सकते हैं, इनको जू फ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या है, जू फ्लैजिलेट्स। क्लियर? अब इसके अलावा फिर और कौन सी कैटेगरी है, तो उसमें हमने आगे रखा जैसे सिलिया पाया जाता है, तो इसमें एक कैटेगरी और बना दी गई सिलिएटा, क्योंकि ये सिलिया वाले होते हैं, इनकी बॉडी पे क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम की जो आउटर सरफेस होती है दैट इज कवर्ड विद द सिलिया, सो उसको सिलिएटा कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर? तो सिलिएटा हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे तो एक चौथा कैटेगरी यहाँ पे और आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। तो इस तरह से हमने प्रोटोजोआ को चार अलग अलग सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया, सार्कोडेना एंड जू फ्लैजिलेट्स, सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ। अब जो लास्ट हमारे पास बचा है स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी कुछ सब फाइला होते हैं। तो वो सब फाइला कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा। अब जो मिक्सोमाइकोटा है इसके अंदर किस तरह के स्लाइम मोल्ड्स को रखा जाएगा, तो ये जब होते हैं ये सब असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर? तो असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स किस सब फाइला के अंदर आएंगे, मिक्सोमाइकोटा के अंदर आएंगे। अब जो दूसरी कैटेगरी हमने यहाँ पे बनाई हुई है जिसमें सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है, तो उस कैटेगरी में उसका नाम हमने रखा है यहाँ पे अक्रेओ, यानी ACRASIO, माइकोटा। देखिए ये माइकोटा वर्ड लगा रहे हैं, माइसीलियम आपने पढ़ा होगा एल्गी के अंदर। तो माइकोलॉजी जो होती है दैट इज द स्टडी ऑफ फंगी बोला जाता है उसको, तो इसलिए यहाँ पे जो माइकोटा वर्ड है वो हमने यूज किया हुआ है। क्लियर? तो अक्रेसियो माइकोटा जो है वो यहाँ पे हमारा सेकंड कैटेगरी होगा, और उस सेकंड कैटेगरी में किसको रखा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रखा जाता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को। तो इस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्टा को अलग अलग डिवाइड किया। तो इसको आप क्लासिफिकेशन या डिवीजन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कह सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अब जो हमारा देखो टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं या जिनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सही है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ना है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होंगे उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग होगा दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, पहला तो देखो नाम से पता चल रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टी प्रोटिस्टा से मैच करेंगी, तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप का कलर भी पाया जाता है। तो पहला इसका पॉइंट आप लिखेंगे, दीज आर यूनिसेलुलर, मतलब इनके अंदर एक कोशिका होती है। यूनिसेलुलर का हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय। तो दीज आर यूनिसेलुलर कॉमा, फिर इसके अंदर मैंने बताया कलर पाया जाता है, तो कलर जो होगा वो किस प्रकार का होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग गोल्डन ब्राउन फोटो सिंथेटिक, क्लियर, ऑर्गेनिज्म। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दीज आर यूनिसेलुलर कॉमा गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, समझे। अब जो दूसरा पॉइंट है, बिठा दो उतर ले, जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि ये मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज आर मोटाइल, ये सॉरी मोटाइल होते हैं, प्लस फ्लैजिलेटेड, क्योंकि इनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया था डायनोफ्लैजिलेट्स कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये मोटाइल भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट सम आर नॉन मोटाइल, इनमें कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें मोशन नहीं पाया जाता है। प्लस आगे देखेंगे कि जो इनका फ्लैजिलेटेड फॉर्म होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो यह लिखेंगे द फ्लैजिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट कह सकते हो या फ्लैजिलेटेड फॉर्म, इसके अंदर जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो ये स्पिनिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द फ्लैजिलेटेड फॉर्म शो स्पिनिंग मूवमेंट। स्पिनिंग का मतलब ये घूम के चलते हैं, इस तरह से ये घूम के अपना मोशन रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पिनिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कॉल्ड रोलिंग वेव्स, इसलिए इनको रोलिंग वेव्स कहा जाता है, सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको रोलिंग वेव कहा जाता है, सही है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर और क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पानी के अपर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन कह देते हैं, सही है। तो यहाँ लिखेंगे दीज आर फाइटोप्लैंक्टन, यानी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मतलब पानी की सरफेस के ऊपर ये स्वतंत्र अवस्था में तैरते पाए जाते हैं, क्लियर। एंड कवर द वाटर सरफेस, यानी ये पानी की जो सरफेस होती है उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं विद स्पेसिफिक कलर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इनके अंदर एक विशेष प्रकार का कलर पाया जाता है। तो उस कलर, जैसे अगर ये पानी की अपर लेयर को कवर कर देंगे तो आप देखोगे कि पानी आपको रंगीन दिखाई देगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स GONAULAX, गोनियोलेक्स जो है ये एक प्रोटिस्ट का नाम है, सही है। कवर्स द सरफेस ऑफ वाटर इन रेड सी, जो लाल समुद्र आपने सुना होगा उसकी पानी को यही कवर करके रखते हैं। एंड कॉज
एंड कॉजेज द रेड टाइड। समझ में आ रहा है? तो रेड टाइड के पीछे कौन रहता है? कॉर्नियोलेक्स। समझे? जैसे हम लोग कहते हैं रेड सी का पानी लाल क्यों है? समझे? तो रेड सी का पानी इसलिए लाल है क्योंकि उसके अंदर एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है कॉर्नियोलेक्स। समझे? इसलिए आप ये ना समझें कि वो पानी लाल क्यों हो रखा है। जैसे कुछ पहाड़ हैं तो कुछ पहाड़ों पे आप देखेंगे गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, कुछ गोल्डन कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ मैजिक, यानी ये भगवान ने कुछ इस टाइप का बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ कहीं कलरफुल है तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहता है, जिसमें एल्गी को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोआन कैटेगरी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्ट के बारे में, तो प्रोटिस्ट में भी इनका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नेचर के अंदर रहता है। तो इसी तरीके से अगर रेड सी का पानी लाल आपको नज़र आता है तो उसके पीछे जो कॉज है वो कौन है? कॉर्नियोलेक्स नाम का एक प्रोटिस्ट। क्लियर? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड रखनी है। अब इसके अंदर देखेंगे कि ये जो होते हैं उनमें किस प्रकार का ये लोग न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक आप जानते ही हो क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं तो ऑटोट्रॉफिक तो हो ही होंगे, सही है। इसके अलावा सैप्रोबिक भी होते हैं। इनमें कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों को खा जाती हैं, सैप्रोबिक भी बोले जाते हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं एंड सिम्बायोटिक भी होते हैं जी। तो इनमें जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोबिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये होलोजोइक भी होते हैं जी, यानी किसी भी चीज़ को खाएंगे तो ये पूरी तरह से उसको इनगल्फ कर लेते हैं जी। अब हमें ये देखना है कि पैरासाइटिक में कौन आ जाता है। तो पैरासाइटिक में इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो ब्लास्टोडेनियम रहता है। तो यहाँ पे मैं पैरासाइटिक को एक लिख दे रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा? ब्लास्टोडेनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्टोडेनियम जो होता है वो एक पैरासाइटिक प्रोटिस्ट होता है जो फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर? अब इसके अलावा आपको क्या देखना है कि इनकी जो सेल होगी, या इसमें देखो थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे हमें अभी गॉर्नियोलेक्स के बारे में पढ़ा था, तो गॉर्नियोलेक्स जो होता है ये रेड सी के अंदर पाया जाता है। और आपको पता होगा रेड सी के अंदर जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स की, बहुत ना के बराबर होती है। उसके पीछे कारण क्या है? समझिए, उसको मौत का सागर भी हम लोग कह देते हैं जी, उसको डेथ सी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी एक्वेटिक एनिमल चला जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। समझी? तो डेथ के पीछे कोई डेफिनेट कोई ऐसा नहीं है, कोई जादुई कारण नहीं रहा है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो गॉर्नियोलेक्स नाम का एक जो प्रोटिस्ट है ये क्या करता है? एक टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है पानी के अंदर। तो जो टॉक्सिन सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा? जो एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर मौजूद है वो उनको डेड कर देता है, मतलब मार देता है। समझे? इसलिए उसको मौत का सागर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन के अंदर कि रेड सी के अंदर जो लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं है, या वहाँ पे कह सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है एक्वेटिक लाइफ की वो ज़्यादा क्यों नहीं है। तो उसके पीछे कारण ये है कि गॉर्नियोलेक्स नाम का जो प्रोटिस्ट वहाँ पाया जाता है वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिससे वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या वहाँ पे होता है, तो इसमें देखिए कई कैटेगरी आती है। ऐसे एक है होता है नॉक्टिलिना। तो नॉक्टिलिना जो होता है या गॉर्नियोलेक्स होता है, गॉर्नियोलेक्स है, नॉक्टिलिना है। इसके अलावा एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोसिस्टिस जी, पायरोसिस्टिस है। और पायरोसिस्टिस के अलावा यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोटिस्ट हैं नॉक्टिलिना, गॉर्नियोलेक्स और पायरोसिस्ट, इनके अंदर एक लुमिनस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। लुमिनस का मतलब होता है कि ये जो होते हैं वो लुमिनस का मतलब है चमकीले पदार्थ को निकालते हैं, या फिर कैसे ऐसे कह लीजिए कि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो लुमिनस होते हैं जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर लुमिनस।
that cause the light in sea water। तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर आपको वहाँ पे लाइट नज़र आएगी, आपको मतलब रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि ये इनकी वजह से होता है, समझे। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है। इसके अलावा अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक सेलुलोजिक प्लेट लगी होती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, थीका। जो सेलुलोजिक प्लेट होती है दैट इज़ वेरी हार्ड, थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए इसको थीका कहा जाता है। एंड इसके अलावा जो सेल होती है वो यहाँ पे हेट्रोकॉन्ट होती है। हेट्रोकॉन्ट का मतलब क्या है, हेट्रोकॉन्ट हम कहते हैं कि जैसे सेल के अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो एक फ्लैजिला थोड़ा लार्ज साइज का होता है, दूसरा फ्लैजिला थोड़ा कह सकते हो नैरो और स्मॉल साइज का होता है, समझे। तो अगर इनकी सेल के ऊपर दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक रिबन शेप होता है जो थोड़ा लंबा होता है, और दूसरा नैरो होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर फिर इसलिए हमने इनको नाम क्या रखा, हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब है कि द सेल ऑफ प्रोटिस्ट कंटेन विद द टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, वन इज रिबन शेप्ड एंड लॉन्ग एंड अदर इज नैरो एंड शॉर्ट। क्लियर। तो इसके लिए इनको हेट्रोकॉन्ट भी कहा जाता है, समझे। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस किस टाइप का होता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ वेरी लार्ज होता है, प्लस प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम लोग मीसोकैरियन कह देते हैं जी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, मीसोकैरियन। कारण क्योंकि वो प्रोमिनेंट होता है मतलब और लार्ज होता है। क्लियर। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल तो जरूर पाया जाएगा। तो इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड होता है। डिस्कॉइड का मतलब डिस्क शेप होता है, समझिए। अब जब डिस्क शेप है बट विदाउट पायरिनॉइड, लेकिन पायरिनॉइड इसमें नहीं पाई जाती है, समझिए। तो जब पायरिनॉइड नहीं होगी तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसमें हम लिख सकते हैं इट्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। जी आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। क्लियर। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके अंदर अब जैसे जब ये फोटोसिंथेटिक हैं तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ये कोई ना कोई फूड तो बनाएंगे। तो जब ये फूड बनाते हैं तो फूड जो होता है वो किस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये अपना जो फूड है वो स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं दे स्टोर देयर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल। क्लियर। तो ऑयल और स्टार्च के रूप में ये इसको स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो पानी में रहने वाली जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है जिससे कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है ये उसको रिमूव कर सकें। तो उस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। तो इनकी जो सेल होती है उसके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है उसका नाम होता है पसूल। तो आपको ध्यान रखना है द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड पुसूल, PUSULE। ध्यान रखना ये, तो ये पुसूल पाया जाता है। अब इतना सारा तो आपने पढ़ लिया। इसके अलावा इनमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन में देखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है वो बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जूस्पोर्स जो हैं वो टेक पार्ट करते हैं। प्लस ये अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाते हैं ताकि इनकी बॉडी डिकम्पोज ना हो सके। ठीक है।
इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगैमस और आइसोगैमस टाइप का होता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें पहचानने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि जब इनके गैमीट्स के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा या दो बॉडीज़ के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में कॉन्जुगेशन जो ट्यूब होती है जिसको कॉन्जुगेशन कैनाल कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। तो गैमीट्स जो होते हैं वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं दैट इज थ्रू द कॉन्जुगेशन कैनाल जी। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कॉन्जुगेशन कैनाल का डेवलप होना। अब इसके अलावा इनमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन से एनिमल हैं जिनको रखा गया है। तो एक आता है आपका नॉक्टिलुका जी, एक क्या है नॉक्टिलुका, दूसरा सिरेटियम को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बता दिया था गोनिओलेक्स, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ऑर्निथोसेरा को यहीं रखा गया है या सेरस कह सकते हैं इसको, ऑर्निथोसेरस। इसके अलावा पेरिडिनियम, ये नाम आप नोट कर लेना ताकि एग्जाम्पल अगर पूछ ले जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जिम्नोडिनियम, क्लियर। तो ये इतने हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहा जाता है, क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, इनको आपको नोट कर लेना है। अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी जो हम कल क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे तो उस कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कह सकते हो कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक के बाद जो हमारे पास डाई एटम्स आते हैं तो डाई एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्लियर। चलो ये नोट कर लेना आप लोग।